नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देवघर में रोपवे हादसे की। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोशिश करने वाले भी हार जाते हैं। हम आपको देवघर में रोपवे हादसे की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपको विचलित कर सकती है। रोपवे हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है, जबकि अभी भी 15 लोग ट्रॉली में फंसे हैं। त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में 48 लोगों को सकुशल नीचे उतारने के बीच शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। तकरीबन शाम 5:45 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक व्यक्ति का सेफ्टी बेल्ट खुल गया। हालांकि इसके बावजूद हेलीकॉप्टर में मौजूद जवान युवक के हाथ को पकड़कर उसे हेलीकॉप्टर के अंदर खींच रहे थे, लेकिन वो बचा नहीं सके। हाथ छूटने से युवक करीब 1,500 फीट गहरी खाई में गिर गया और हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 3 हो गई है। कैसे यह हादसा हुआ, कैसे युवक 2,500 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गया, पूरी घटना वहां खड़े छोटू नाम के एक व्यक्ति ने देखा। उसने क्या कुछ देखा आप भी सुनिए। अच्छा, कैसे मतलब क्या हुआ? हेलीकॉप्टर से लगाया हाँ। बेल्ट अचानक निकल गया तो एक हाथ में फंस गया। तो फिर दोबारा जब देखा तो वो भी बेल्ट छूट गया। एक हाथ से पकड़ कर रखा था हेलीकॉप्टर को, फिर दूसरा हाथ से पकड़ा। बहुत देर से इंतजार किया, भूखे था पूरा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाथ से छूट गया तो बेल्ट उसका बांधा नहीं था? अभी वो सेफ्टी बेल्ट उनका सही नहीं है। सेकंड जो हेलीकॉप्टर आप लोग देखे यह हादसा क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, हादसे के शिकार लोग कहां के थे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस हादसे में अभी तक क्या कुछ हुआ है आप ये जान लीजिए। रविवार शाम 4 बजे रोपवे पर हादसा हुआ। ट्रॉली में बिहार, झारखंड और बंगाल के 48 पर्यटक फंस गए हैं। आज सुबह 5:10 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुबह 5:15 से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पूरा मोर्चा संभाल लिया। दिन के 12:10 पर पहले ट्रॉली से 4 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया और अभी तक अगर आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 32 लोगों को बचा लिया गया है। रोपवे में हादसे में 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी 15 लोग ट्रॉली के अंदर फंसे हुए हैं। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अब कल सुबह का इंतजार है। कल सुबह से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाएगी। जो 15 लोग बचे हुए हैं उन्हें भी निकालने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे, देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे टूटने की वजह से 48 लोगों की जान सांसत में फंस गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सवाल है कि आखिर यह हादसा हुआ क्यों? ऊपर आसमान, नीचे खाई, फिर भी जीत ली जिंदगी की लड़ाई। आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे उतरती इस मासूम को देखिए। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर बने रोपवे हादसे में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए अद्भुत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन एयरफोर्स ने एक साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया। एक एक कर उन सभी लोगों को नीचे उतार लिया गया जिनकी जान आसमान और जमीन के बीच अटकी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ ही क्यों? कैसे आपस में टकरा गईं 2 ट्रॉलियां? आखिर कौन है इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार? दिन रविवार, तारीख 10 अप्रैल और समय करीब शाम के 4 बजे। रामनवमी के मौके पर बिहार, झारखंड और बंगाल के पर्यटक झारखंड के एकमात्र रोपवे का आनंद उठाने पहुंचे थे। रोपवे ने ज्यों ही यात्रा शुरू की, इसके टॉप लेवल के रोप का सैप टूट गया, जिसकी वजह से एक आने और एक जाने वाली ट्रॉली आपस में टकरा गई। तार टूटने से एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जबकि रोपवे की बाकी ट्रॉलियां भी 7 फीट नीचे लटक गईं और चारों तरफ मच गई चीख पुकार। भर रहा था वहाँ पे काटने की तरह, दिन में भी हम लोग असमर्थ हो
रोपवे के कैसे किस तरह बचेंगे कि नहीं बचेंगे। भगवान की कृपा से हम लोग बच गए, नया जिंदगी मिल गया। अमूमन त्रिकुट पर्वत पर संचालित रोपवे 26 ट्रॉलियों के साथ चलाया जाता है, लेकिन रविवार को 24 ही चल रही थी। 2 ट्रॉलियों का मेंटेनेंस किया जा रहा था। हादसे के समय रोपवे के 20 केबिन में 80 यात्री सवार थे, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई कि 8 नंबर ट्रॉली में 7 लोग सवार थे, जबकि 4 लोगों के ही बैठने की जगह है। सवाल है कि एक ट्रॉली में 4 की जगह कैसे बैठ गए 7 लोग? क्या कर रहे थे रोपवे चलाने वाले? रोपवे चलाने वालों ने 7 लोगों को बैठने से क्यों नहीं रोका? हालांकि हादसे की मुख्य वजह का पता तो जांच के बाद ही चलेगा, लेकिन जिस तरीके से हादसे के बाद रोपवे चलाने वाले मौके से भाग निकले, उससे तो इस बात की आशंका बढ़ जाती है कि रोपवे का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे, एजाज अहमद और गौरव झा की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। झारखंड का एकमात्र रोपवे देवघर के त्रिकुट पर्वत पर मौजूद है। बड़ी संख्या में पर्यटक पर्वत पर जाते हैं। रविवार को रोपवे का सैप टूट गया और रोपवे का संचालन दामोदर वैली कंपनी करती है और ये हादसा उस वक्त ही हुआ। अब सरकार जांच की बात कह रही है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो इस हादसे के बाद उठते हैं कि आखिर संचालन में तकनीकी खराबी कैसे आई? रोपवे का मेंटेनेंस आखिर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो अभी जानकारी छनकर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। सवाल ये भी है कि क्या ओवरलोडिंग से रोपवे पर यह हादसा हुआ? कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने से क्या जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? ये तमाम सवालात झारखंड सरकार के सामने हैं, जिसके जवाब झारखंड सरकार को देने भी होंगे। बढ़ते आगे, अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर रोपवे काम कैसे करते हैं, क्या है रोपवे की तकनीक और कैसे किया जाता है इसकी सबसे अहम चीज रस्सी का इंस्पेक्शन। सब कुछ समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। समय के साथ रोपवे आधुनिक हो गए हैं और आरामदायक भी। ये एक खास तकनीक पर काम करते हैं जिसके 5 चरण होते हैं। रोपवे चलाने के लिए एक अप और एक डाउन स्टेशन होता है। डाउन स्टेशन वो जगह होती है जहां लोग केबिन या ट्रॉली में बैठकर अप स्टेशन तक जाने के लिए सफर शुरू करते हैं। डाउन स्टेशन से ट्रॉली रोप या रस्सी के सहारे अप स्टेशन तक जाती है और फिर अप स्टेशन से डाउन स्टेशन तक आती है। ये रस्सी गियर बॉक्स पर चलती है। हर रोपवे की लंबाई निश्चित होती है, जैसे 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या इससे ज्यादा। इस दूरी को तय करने के लिए रस्सियां लगाई जाती हैं। इन रस्सियों को हवा में जाने के लिए पोल की जरूरत होती है। इन्हीं पोल या खंभों के सहारे रस्सी लगी होती है। पार्ट का टाइमली इंस्पेक्शन किया जाता है। सबसे बड़ा रिस्क रस्सी के साथ ही होता है, क्योंकि पैसेंजर्स की ट्रॉली रस्से के साथ ही कनेक्ट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है रस्सी का इंस्पेक्शन। नॉर्मल आंखों से केबल का इंस्पेक्शन संभव नहीं है। इसकी टेस्टिंग के लिए ऑप्टिकल टेस्टिंग मशीन होती है। इस मशीन में लेजर लाइट के साथ साथ कैमरे भी लगे होते हैं। इस मशीन को रस्सी पर सेट किया जाता है। रस्सी को इस मशीन के जरिए घुमाया जाता है। यह मशीन रीडिंग डेटा को एक डिवाइस तक पहुंचाती है। इस डेटा को एनालाइज कर पता चल जाता है कि वायर कहां से कटा हुआ है या डैमेज है। इसके बाद रस्सी को ठीक कर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के देवघर के त्रिकुट में हुए रोपवे हादसे में वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। यह पहली बार नहीं है कि संकट के समय लोगों की जान बचाने के लिए इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जंग हो या राहत अभियान बड़े काम आता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी 15 लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सुबह 5 बजे से फिर से ऑपरेशन चलाया जाएगा।
अब आप Mi-17 की खासियत को भी जान लीजिए। यह हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर स्थिरता से उड़ने में बहुत ही सक्षम होता है। Mi-17 में 24 लोग सवार हो सकते हैं। उड़ान के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर इसे उड़ाते हैं। अपने साथ 4000 किलोग्राम वजन लेकर ये उड़ सकता है। 3000 किलोग्राम वजनी सामान टांग कर ये ढो भी सकता है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अधिकतम रफ्तार से Mi-17 हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगे हुए हैं और ये 6 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भी भर सकती है। हेलीकॉप्टर का रेंज 495 किलोमीटर है। Mi-17 हेलीकॉप्टर रूस से खरीदे गए थे। ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। वायुसेना जंग के मैदान में इसे इस्तेमाल करती है। जंग के मैदान में सैनिकों को साजो सामान भी पहुंचाता है और आपदा के वक्त बचाव अभियान में भी Mi-17 बड़ी भूमिका निभाता है। बढ़ते आगे, अब बात करेंगे सियासत की। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर कल वोटिंग होगी, जिसके लिए पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है। सियासी लिहाज से बोचहा का उपचुनाव कितना मायने रखता है, ये पूरी खबर समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब हम इनका जीत का माल्यार्पण कर दें। हाथ उठा के बोलिए। बोचहा के चुनावी अखाड़े में नेताओं को जो दाव आजमाना था वो आजमा लिया। अब जनता की बारी है। चंद घंटे बाद जनता अपने इरादे पर मुहर लगाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 350 बूथों पर करीब 1500 मतदान कर्मी मतदान कराएंगे। सभी 350 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं बता दूं कि कुल 350 मतदान केंद्र हैं, जिस पर 350 मतदान कर्मियों को हम लोग यहां से रवाना कर रहे हैं और क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया है कि सुरक्षा और निष्पक्षता पूरी तरीके से बरती जाएगी और 100% सभी लोग आज डायरेक्शन से रूबरू भी हुए हैं। दरअसल बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। एक सीट के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले सभी दल अलग अलग दाव आजमा रहे हैं। बोचहा के सियासी मैदान में बीजेपी ने बेबी कुमारी को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान पर दाव आजमाया है। इधर वीआईपी ने गीता देवी को अखाड़े में उतारा है। बोचहा की जनता को किस पर भरोसा है, इसका पता 16 अप्रैल को चलेगा, जब जनता का जनादेश सबके सामने आएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। कल बोचहा में उपचुनाव है। मुसाफिर पासवान के निधन से ये जो सीट थी वो खाली हुई थी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव के नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बोचहा उपचुनाव तमाम दलों के लिए साख की लड़ाई बनी हुई है। बिहार में बोचहा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। एक सीट के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ने वाले सभी दल अब अलग अलग मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बोचहा सीट वीआईपी के खाते में थी। इस बार बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। वीआईपी ने भी अपना कैंडिडेट यहां से खड़ा कर दिया है। वहीं महागठबंधन में एक साथ चुनावी ताल ठोकने वाली कांग्रेस और आरजेडी भी अलग अलग दांव आजमा रहे हैं और इसलिए ये सीट जो है, ये उपचुनाव जो है वो बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। अब बात करप्शन पर प्रहार की करते हैं, जहां जेल विभाग के एआईजी रूपक कुमार प्रियदर्शी पर निगरानी का शिकंजा कसा है। निगरानी की टीम ने आशियाना फेज 2 में रूपक कुमार प्रियदर्शी के आवास पर छापेमारी की। विशेष निगरानी यूनिट की कार्रवाई में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है, जिसमें झारखंड के देवघर में जमीन, जमशेदपुर के पौष इलाके में फ्लैट, रांची में फ्लैट और जमीन, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जमीन और फ्लैट के कागजात, नोएडा में कमर्शियल दुकानें, नोएडा में प्लॉट, बेटा पटना में जमीन, पटना के लोदीपुर में फ्लैट, बेंगलुरु में भी जमीन और प्लॉट के एग्रीमेंट मिले हैं।
और पटना में 2 से 3 करोड़ का मकान का खुलासा हुआ है। वहीं 5,80,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। अब आप खबर तो समझिए। जेल विभाग के एआईजी के जिम्मे जेल का प्रबंधन होता है। कैदियों की सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्था, जितनी व्यवस्था होती है वो सब कुछ इनके ऊपर, इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन रूपक कुमार ने पद का गलत इस्तेमाल किया, पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की कमाई की। रूपक कुमार पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वतखोरी से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। पटना के अलावा उनकी संपत्ति जो है वो नोएडा, रांची, दक्षिण भारत के राज्य में भी मिली है। भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर अफसरों के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 2022 में ये चौथी कार्रवाई है। करप्शन पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति है और उसके बाद से ही अब लगातार अपराध इकाई की टीम जो है वो एक्टिव नजर आ रही है और वैसे करप्शन अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।